वेलकम टू नैन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका तमाम सारी एग्जाम में हो गया। पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे, सब में फायदेमंद होगा। तो मौर्य वंश में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे। जानकारी के स्रोत जो 3 प्रकार के हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी कुछ लेखकों के द्वारा जो कुछ बुक वगैरह लिखा गया, जैसे इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, और तमाम सारी चीज़ पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर इस वंश की स्थापना कैसे हुआ, फिर प्रमुख शासक पढ़ेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं, फिर इसके प्रशासन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक की ओर चलता हूँ। तो मौर्य वंश जो है, जो कि सबसे इसकी जो कार्यकाल यदि बात की जाए कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसकी जानकारी के बारे में यहाँ पे समझते हैं कैसा कैसा सो जानकारी रहा। तो जानकारी 3 तरीके से मिलती है यहाँ पे। पहला हो गया, प्रथम हो गया साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण हो गया। तो साहित्यिक साक्ष्य पे हम लोग अब बारी बारी से यहाँ से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित है। कौटिल्य का अन्य नाम हो गया विष्णुगुप्त हो गया या चाणक्य हो गया। और इस अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसमें कुल मतलब 15 अधिकरण हो गया। अधिकरण का मतलब भाग हो गया, 15 भाग इस पुस्तक में है। इसके बाद 180 उपभाग, यानी कि प्रकरण को उपभाग बोलते हैं, उपभाग, तो आप लोग ये याद रखना। और इसमें लगभग 6000 श्लोक है लगभग इस अर्थशास्त्र पुस्तक में। इसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, और ये राजनीति का पुस्तक है। और साथ साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कुछ लिखता है। इसलिए जितने भी साहित्यिक साक्ष्य में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र को माना गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा राक्षस है, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस। और इसी पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल। और फिर इसी तरीके से बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जो पुस्तक है दीपवंश, महावंश इत्यादि में भी इसका उल्लेख मिला करता है। और जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन इत्यादि बहुत सारे किताब हो गया। कल्पसूत्र आप लोग याद रख ले कि भद्रबाहु द्वारा रचित है। और परिशिष्ट पर्वन जो पुस्तकें हेमचंद्र ने लिखा है। इन सब के लेखकों का नाम आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में पॉइंट आते रखते हैं अक्सर। और आप प्लीज़ पूरा देखेंगे, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि आपको इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप जो है लास्ट तक देखना, आप लोगों को ज़रूर सारा कुछ याद हो जाएगा मैं जो समझाऊंगा। तो अब साहित्यिक साक्ष्य के बाद हम लोग यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें अशोक के अभिलेख भी इसके एक प्रमुख उसमें मिलता है। अशोक के कई सारे 40 से भी अधिक अभिलेख जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई सारे इलाकों में पाया गया है। इसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसी अभिलेख का दूसरा नाम है गिरनार, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे। इसके बाद फिर भवन हो गया, स्तूप हो गया, गुफा हो गया, मुद्रा में पंचमार्ग या हाथ सिक्का हो गया, मृदभांड हो गया। ये सब चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जिससे हमें मौर्य प्रशासन के या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिला करती है। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज हो गया, प्लिनी, एक यहाँ पे प्लिनी हो गया, एक सेकेंड, मेगास्थनीज, प्लिनी हो गया, कई सारे हैं, स्ट्रेबो हो गया, और कई सारे विदेशी लेखक हैं। इसमें से मेगास्थनीज के द्वारा जैसे कि इंडिका पुस्तक से भी इसकी जानकारी मिला करती है। तो ये सब तमाम तरीके की जानकारी के स्रोत हुआ। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुआ। तो आप लोगों को पता होगा, पिछला लेक्चर में मैंने बताया था। जो लोग भी पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखे, पिछला लेक्चर जरूर देखना। तो उस समय हुआ कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जो कि अत्यंत क्रूर और अत्याचारी थे, जनता पर अत्यधिक कर लगाया करते थे। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हटा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य वंश के यदि वर्ण के बारे में यदि बात की जाए, किस वर्ण के थे, तो अधिकांश इतिहासकारों में से एक मत नहीं दिखा जाता है, मतलब विभेद दिखाई पड़ता है इसके वर्ण के विषय में। जैसे कि बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार से क्षत्रिय बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मोरपालक का पुत्र बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो कि हेमचंद्र के द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैं बताया था कि विशाख दत्त कृत एक नाटक है। इसमें ब्रिसल बताया गया है। ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल में। तो ये सब मौर्य वंश के बारे में आपने देखा कि वंश में किस तरीके से इतिहासकारों के बीच मतभेद रहा है यहाँ पे।
तो अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सारे शासकों पे चर्चा करेंगे, जैसा कि आज हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बिंदुसार और अशोक वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, और उससे फिर एक और लेक्चर आएगी जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का समय क्या था, तो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है। 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक ये इसका समय है मगध साम्राज्य पे। तो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है, और 305 ईसा पूर्व में क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को हराता है, जो कि सेल्यूकस निकेटर कौन था आप लोगों को पता होगा कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था, इसे हराता है। और बाद में दोनों के बीच संघर्ष के बाद फिर लड़ाई के बाद संधि हो जाती है, और संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेल्यूकस निकेटर ने हैरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान 4 क्षेत्रों को सौंपता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसे 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को जो है उपहार स्वरूप देता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी पुत्री एक होती है हेलेना या कर्नोलिया होती है। इसकी पुत्री का नाम क्या था, कर्नोलिया, जिसका अन्य नाम यदि बात किया जाए तो एक और नाम है हेलेना। ये इसकी पुत्री होती है सेल्यूकस निकेटर के, और उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। और इसका वर्णन सिर्फ और सिर्फ एक एम्पियानस नामक यूनानी जो था लेखक, एम्पियानस नाम का, वही करता है केवल और केवल। कौन करता है इसका वर्णन, याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम के अनुसार। एम्पियानस नामक एक यूनानी व्यक्ति था जिन्होंने इसका वर्णन किया है सिर्फ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर के एक दरबार में, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था यहाँ पे जिसका नाम मेगास्थनीज है। इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं और कई एग्जामों में से पॉइंट बनते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, मेगास्थनीज को जो है इसके दूत बना के भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये 7 वर्षों तक यहाँ पे टिकता है। और इन्होंने पोली ब्रोथा कहा था, किसे, पाटलिपुत्र को पोली बराठा कहा था, याद रखना, आप लोग पूछ सकता है एग्जाम के हिसाब से। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, याद रखना आप लोग, इंडिका मैंने पढ़े, इंडिका पूछती है कि इंडिका किसकी कृति है, तो मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। और मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जो 7 वर्ग इस तरीके से है, कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। ये 7 वर्गों में भारतीय समाज को उन्होंने मेगास्थनीज के अनुसार बांटा था। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन काल में क्या होता है, प्रथम जैन संगति हुआ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में, पाटलिपुत्र में ही प्रथम जैन संगति होता है। जैन धर्म वाली वीडियो भी आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद जैन धर्म में आप लोग यहाँ पे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि एक प्रथा होती है संथारा या संलेखना एक प्रथा होती है। इसके अनुसार अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देती है व्यक्ति को, जब ऐसा लगने लगता है कि अंत समय आने वाला है। अंत समय में हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट वगैरह ने इस पर रोक लगाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, वो देख लेना आप लोग। तो इस प्रथा के अनुसार हुआ कि 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए अपना शरीर त्याग देते हैं। तो आप लोग ये याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, संथारा या संलेखना। तो आप लोगों को ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इतना देखने के बाद अपना नोटबुक यदि आप लोग देख लेते हैं, एक बार कोई भी बुक से आप एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपका किसी भी पीसीएस एग्जाम हो गया कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो मौर्य वंश से कोई भी आपका मौर्य वंश से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। और हमारे प्ले लिस्ट में सारी वीडियो है और मैं सारा लेकर के आऊँगा, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे देखें एक बार। और मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक तमाम सारे राजाओं ने इस पर शासन किया। तो इसके स्रोत के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। जानकारी के स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण है। तो साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। मैंने बताया कि इसमें 15 भाग यानी कि 15 अधिकरण, भाग को ही दूसरा नाम अधिकरण बोलते हैं, 180 उपभाग और 600 से अधिक श्लोक है। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे जानकारी के स्रोत में। इसके बाद मुद्रा राक्षस है, जो कि विशाख दत्त द्वारा कृत है। बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म में भी इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की कई पुस्तक है, दीपवंश, महावंश, टीका आदि और विभिन्न सारी पुस्तकें हैं। जैन धर्म में कल्पसूत्र हो गया, परिशिष्ट पर्वन हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया। ग्रंथों में देखा जाए तो पुराण से भी इसकी साहित्यिक जानकारी मिला करती है। तो ये सब आप लोगों ने देखा कि साहित्यिक जानकारी था। अब हम लोग यहाँ पे पुरातात्विक एक बार फिर से देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख हो गया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभिलेख डिटेल से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया, गिरनार अभिलेख भी उसे बोलते हैं। भवन हो गया, स्तूप, गुफा, मुद्रा,
मृदभांड वगैरह पुरातात्विक स्रोत से भी मौर्य काल मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिला करती है। इसके बाद फिर विदेशी विवरण में देखते हैं मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, प्लिनी हो गया, एरियन, प्लूटार्क, विभिन्न सारे मतलब लेखक आते हैं। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका कीर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पीछे चलते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था पिछला वीडियो में ही कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जो कि अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था, उसे जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और मौर्य साम्राज्य के यदि वंश के बारे में हम लोग देखें तो वंश के बारे में इतिहासकारों के बीच बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार उसे क्षत्रिय मानते हैं। विशाख दत्त कृत जो बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें ब्रिसल बताया गया है। फिर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के यहाँ पे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं, जो कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक राज्य करता है। 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है और 305 में क्या करता है, वो सेल्यूकस निकेटर को हराता है। और फिर इसके बाद से संधि हो जाती है। संधि के बाद हैरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे याद रखने वाली साहित्यिक में बुक वगैरह के लेखक वगैरह आप नाम याद रखना, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये शासन भी याद रखना, ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराता है, ये याद रखने की जरूरत है। कौन कौन सा क्षेत्र मिला, तो हैरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान हो गया। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 500 जो हाथी उपहार में उसे दिया सेल्यूकस निकेटर के। फिर सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री का नाम होते कर्नोलिया, याद रखना आप लोग, जिसका अन्य नाम हेलेना है। तो उसके साथ उसकी विवाह होता है। और इसका विवरण सिर्फ और सिर्फ एम्पियानस नामक एक यूनानी ने दिया है, सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जो है सो मेगास्थनीज जो उसका राजदूत था उसे भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दूत बना के, और 7 वर्षों तक मतलब कई वर्षों तक जो है वहाँ पे रहता है इसकी राजधानी में पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र को उन्होंने पुलिब्रोथा कहा था। और इंडिका है कि इसकी महत्वपूर्ण कीर्ति है मेगास्थनीज का, जो कि कई बार पूछते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, ये भी याद रखना, पूछता है कई बार। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 वर्ग, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही प्रथम जैन संगति हुआ था। पूछते इस तरह से क्वेश्चन कई बार आते हैं, जैसे प्रथम बौद्ध संगति वगैरह भी था कि अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। इस तरह से आप लोगों को याद रखने की जरूरत होगी। ऐसे प्रथम जैसे जैन संगति हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो शरीर त्याग वो संथारा या संलेखना प्रथा के द्वारा करता है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोक के बारे में, फिर मौर्य प्रशासन के बारे में यहाँ पे मैं टॉपिक लाऊंगा। तो आप सब लोग प्ले लिस्ट में जाके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। मगध का उत्कर्ष में विभिन्न सारे वंश था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश वगैरह देख सकते हैं। इससे पिछला महाजनपद भी देख सकते हैं। इससे पिछला में बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी देख सकते हैं। और पिछला आप चलेंगे तो वैदिक काल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। तमाम सारी मैं वीडियो बना रखा हूँ, पॉलिटी भी सीरीज चल रही है। तो बाकी आप सब लोग हमारे साथ प्लीज़ जुड़े।